प्रिपरेशन जो है एल्केन की बता दी है। प्रिपरेशन जो है एल्केन की वो मैंने बता दी है। एक इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन नोट करके फिजिकल प्रॉपर्टीज नोट करनी है। या तो प्रिपरेशन जो नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगा तुम्हें, फिजिकल प्रॉपर्टीज नोट करो जल्दी। फिजिकल प्रॉपर्टीज, सही ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखो, अगर बात करें एल्केन की, तो मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पहले चार तो हैं गैसेस, नॉन पोलर नेचर के हैं सब ये सब नॉन पोलर नेचर के हैं, बस थोड़ा बहुत पोलरिटी अगर आती है कुछ, तो एल्कीन और एल्काइन में आ जाएगी। एल्काइन थोड़े ज्यादा पोलर बन जाते हैं क्योंकि कार्बन sp हाइब्रिडाइज होता है। नॉन पोलर नेचर के हैं, कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, कोई स्मेल वगैरह नहीं होती है। कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, चाहे वो एल्केन हो या एल्कीन हो। क्लियर, चाहे वो एल्केन हो या एल्कीन हो, दे आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। बात करें इथीन की, है तो कलरलेस ही, लेकिन इसके अंदर स्मेल होती है, स्वीट स्मेल है इसकी। सिर्फ इथीन की। ऐसे ही इथाइन की भी स्मेल होती है ना, ऐसे ही इथाइन की भी स्मेल होती है। इसके अलावा सब कलरलेस ऑर्डरलेस है। इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। बाकी सब क्या है, कलरलेस और ऑर्डरलेस, ये ध्यान रखना दोनों। कलरलेस ऑर्डरलेस, और जितने भी हैं दे ऑल आर लाइटर देन वाटर, सो दे ऑल आर इमिसिबल विद वाटर। पानी के साथ तो इमिसिबल है, कोई हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह नहीं बना पाते हैं पानी के साथ, इमिसिबल है। अगर बात करें एल्काइन की, टर्मिनल एल्काइंस की, तो कुछ उनके अंदर सॉलिबिलिटी आ जाती है, क्योंकि कार्बन एसिडाइज है, तो ये इस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो कुछ सॉलिबिलिटी इसके अंदर आ जाती है, क्योंकि ये पोलर नेचर के होते हैं, थोड़े से पोलर नेचर के होते हैं। पानी के अंदर तो ये ऑलमोस्ट इंसॉल्युबल माने जाते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, जैसे CCl4, CS2, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, CS2, बेंजीन, इनके अंदर इनकी सॉलिबिलिटी होती है, इसके अंदर सॉलिबिलिटी होती है। तो ये ध्यान रखना है इसके अंदर। और नेक्स्ट आया इसके अंदर, जैसे पहले चार मैंने बोला ना इसके। एल्केन की बात करें, एल्केन की बात करें, तो C1 से C4 तक गैसेस, C5 से C17 तक लिक्विड, C18 से C18 ऑनवर्ड, ये क्या हो जाएंगे, सॉलिड्स। ये सॉलिड हो जाएंगे, ये याद रखना तुम्हें, है ना, ये सॉलिड हो जाएंगे। और अगर बात करें हम, गैसेस, लिक्विड, सॉलिड्स आ गए यहाँ पे। और एल्कीन की बात करें, और एल्काइन की, एल्कीन के अंदर C1 से C3 तक गैसेस, C1 से C3 तक गैसेस। और उसके बाद आ जाते हैं इसके अंदर C4 से 14 तक मानना, C14 तक वो आ जाते हैं हमारे गैसेस, लिक्विड्स आ जाते हैं, सही है ना। और उसके बाद सब सॉलिड्स, उसके बाद सब सॉलिड्स आ जाएंगे। ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट चीज है ये। C1 से C3 तक गैसेस, C1 से C3 तक गैसेस, और फिर लिक्विड्स, लिख लेंगे। C4 से यहाँ पे आ जाएंगे, 14 मेंबर्स लगाना है यहाँ पे, कितने आ जाएंगे, C17 तक आ जाएगा ना, चेक करना। सर 14 बताया था आपने। हाँ, 14 मेंबर्स आएंगे ना, ऐड कर देना, C4 से C17 तक लिक्विड्स, और C18 ऑनवर्ड्स सॉलिड्स, C18 ऑनवर्ड सॉलिड्स। और आ जाएगा इसके बाद, अगर एल्कीन की बात करें, एल्काइन की, एल्काइन की बात करें, तो इसमें भी C1 से C3 तक गैसेस, क्लियर, पहले तीन गैसेस, और अगले आठ, यहाँ पे थोड़ा चेंज है, अगले आठ एल्काइन के अंदर, C4 से C1 से C3 तक गैसेस, गैसेस, C4 से अगले आठ, यानी C4 से लेकर C11 तक लिक्विड्स, और उसके बाद C12 ऑनवर्ड सॉलिड्स, ये सॉलिड्स है। तो तुम मान सकते हो यहाँ से कि अगर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का अगर मेल्टिंग पॉइंट वगैरह कंपेयर करें, तो एल्काइन का कुछ ज्यादा है, उससे इनसे कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि लिक्विड थोड़ा जल्दी आ रहा है, लिक्विड वाली स्टेज जल्दी आ रही है, और सॉलिड वाली स्टेज जल्दी आ रही है, इस वजह से एल्काइन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, देन एल्कीन, देन एल्कीन। क्या नोट कर लिया ये, पानी में इंसॉल्युबल, पानी में ये है इंसॉल्युबल, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में जैसे ईथर के अंदर, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, बेंजीन के अंदर,
कुछ सॉलिबिलिटी उनकी उनके अंदर सॉलिबिलिटी है, ठीक ठाक सॉल्युबल होते हैं उसके अंदर। क्या नोट कर लिए? यस सर। मैंने तुम्हें क्या बताया? जितने भी एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, दे ऑल आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। बस इथीन और इथाइन को छोड़ देना, दोनों की स्मेल होती है। इथीन और इथाइन की स्मेल होती है। इथाइन को तो वेल्डिंग गैस कहते हैं, तुम्हें पता होगा ये। फिर इसके बाद पानी के अंदर ये इनसॉल्युबल है सब, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल। फिर बात करें अगर C1 से C4 तक ये गैसेस है। जैसे जैसे तुम्हें पता है, जैसे जैसे कार्बन एटम्स बढ़ेंगे तो वंडल फोर्सेस बढ़ जाएंगे, सही ना? कार्बन एटम्स बढ़ेंगे, सरफेस एरिया बढ़ेगा। जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वंडर फोर्सेस की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और इस वजह से इनका फिजिकल स्टेट भी चेंज होगी। इस वजह से इनकी फिजिकल स्टेट भी चेंज होगी। या बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट भी रेगुलर इंक्रीज होता है, सही ना? बॉइलिंग पॉइंट में होता है रेगुलर इंक्रीज। तो इसलिए एल्केन के अंदर C1 से C4 तक गैसेस, C5 से C17 तक लिक्विड, उसके बाद सॉलिड्स। एल्किन की बात करें तो C1 से C4 तक, C3 तक, C3 तक गैसेस, C4 से C17 तक लिक्विड, और उसके बाद सॉलिड्स, उसके बाद सॉलिड्स। और अल्काइन की बात करें तो C1 से C3 तक अगेन गैसेस, C4 से C11 तक लिक्विड, फिर उसके बाद सॉलिड। तो कोई रीजन पूछेगा तो यही देना है। एज वी मूव डाउन द ग्रुप, एज वी मूव, as number of carbon atoms increases, clear, as number of carbon atom increases or hydrocarbon part increases, then surface area will increase, due to which Vandal forces will increase, hence boiling point or physical state will change, even melting point will increase। melting point increase करता है, लेकिन एल्केन के अंदर melting point का ट्रेंड जो है ना, वो zigzag है, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है। हिंट दूंगा, अभी तो क्वेश्चन भी आ सकता है, बताऊंगा क्या चीज है उसके अंदर। तो समझ आ गया कि नहीं ये? यहाँ तक समझ आ गया है? चलो एक एग्जांपल, एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल, जैसे मैंने दिया पेंटेन। सेकंड आइसोपेंटेन। थर्ड दिया नियोपेंटेन। और एक दे लेते हैं ब्यूटेन सपोज, ब्यूटेन। और मैंने बोला इन चारों को, तीन लेने थे वैसे मेरे को, एक जानबूझ के ले लिया मैंने। इन चारों को अरेंज करना है बॉइलिंग पॉइंट में, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में, मेल्टिंग पॉइंट, और सॉलिबिलिटी करना, सॉलिबिलिटी भी कर दे। तो देखेंगे एक बार, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन से ही कंसेप्ट समझा रहा हूँ मैं। किसी को आंसर बोलना तो बोल सकता है, नहीं तो आंसर बता रहा हूँ। 1 2 3 4, बॉइलिंग पॉइंट का, मेल्टिंग पॉइंट का, 3 1 2 4। अ, हाँ सही है इसका, बिल्कुल सही है हिमांक का। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट की, क्लियर, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट की बात करूँ, जैसे जैसे ब्रांचिंग, पहले तो इसका लिस्ट होगा। इसका लिस्ट होगा क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोकार्बन पार्ट ही कम, इसके अंदर हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है वो कम है, इसलिए इसका लिस्ट होगा। इसके वंडल फोर्सेस वीक होंगे। तो और अब बात करेंगे, ब्रांचिंग बढ़ेगी, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी, तुम्हें दिख रहा है सरफेस एरिया कम हो रहा है। इवन इसकी ये तो स्फेरिकल फॉर्म में आ जाता है, सरफेस एरिया कम हो रहा है तो वर्नल फोर्सेस कम हो जाएंगे, और बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज कर जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट हो या मेल्टिंग पॉइंट हो, दोनों डिक्रीज कर जाएंगे। यानी बॉइलिंग पॉइंट हो या मेल्टिंग पॉइंट हो, दोनों के दोनों डिक्रीज कर जाएंगे। अब जब बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर गए, तो सबसे ज्यादा होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट 1 का, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, क्योंकि 4 में तो हाइड्रोकार्बन पार्ट कम, ये बॉइलिंग पॉइंट का आंसर। और मेल्टिंग पॉइंट की भी बात करें, मेल्टिंग पॉइंट की, तो उसमें एक चीज जरूर चेक करें ना, सिमेट्रिकल नेचर। इसके चारों साइड CH3 है, तो ये सिमेट्रिकल माना जाता है। सिमेट्रिकल मानेंगे इसको, तो इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। जैसे ट्रांस ब्यूट 2 इन है, उसको भी सिमेट्रिकल कहते हैं। ट्रांस वाले सिमेट्रिकल होते हैं। दे पैक प्रॉपर इन द क्रिस्टल लैटिस, दे पैक और फिट बेटर इन द क्रिस्टल लैटिस, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो इसमें पहले आएगा थर्ड, फर्स्ट क्या आएगा, थर्ड, थर्ड के बाद आएगा 1, 1 के बाद 2, फिर एज यूजुअल जो ऑर्डर होता है 2 4 मेल्टिंग पॉइंट। और सॉलिबिलिटी का आंसर ध्यान रखना, अगर पूछ लिया सॉलिबिलिटी, हालांकि इसमें से तो कोई सॉल्युबल नहीं होगा, फिर भी पूछ लेता अगर कोई, तो ध्यान रखेंगे ब्रांचिंग बढ़ेगी, हाइड्रोकार्बन पार्ट क्या होगा, कम होगा। हाइड्रोकार्बन पार्ट कम यानी नॉन पोलर नेचर कम हो गया, नॉन पोलर नेचर कम हो गया तो सॉलिबिलिटी कुछ इंक्रीज कर जाएगी। ब्रांचिंग बढ़ने से सॉलिबिलिटी बढ़ेगी, याद रखना है। ब्रांचिंग बढ़ेगा, बढ़ेगी तो सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी। क्या नोट कर लिया?
यस सर। तो 4 वाले का ज्यादा होगा कि 1 वाले का? हाँ, तो 4 वाले का ज्यादा होगा कि 3 वाले का ज्यादा होगा? फोर मतलब वाले का ज्यादा सॉल्युबिलिटी। सॉलिबिलिटी, फोर वाले की, यस सर। ओके। फोर वाले की हाइड्रोकार्बन रेट कम है ना इसके अंदर इसलिए। और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी भी वो इंक्रीज कर जाती है विद इंक्रीज इन विद इंक्रीज इन हाइड्रोकार्बन पार्ट। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, दे ऑल इंक्रीज विद इंक्रीज इन हाइड्रोकार्बन पार्ट। नेक्स्ट, अब मेल्टिंग पॉइंट के अंदर अब एक यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे नोट कर लेंगे। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्केन्स शो ऑल्टरनेशन और ऑसिलेशन इफेक्ट। ऑसिलेशन इफेक्ट, अल्टरनेशन और ऑसिलेशन इफेक्ट, यानी जो एल्केन्स होते हैं ना, कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, क्लियर, एल्केन्स विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और पहले 10 तक ही चलता है ज्यादातर ही, पहले 10 तक चलता है। एल्केन्स विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैव जनरली हायर मेल्टिंग पॉइंट और शो मोर इंक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट देन देयर देन देयर corresponding odd isomers, देन देयर corresponding odd isomers। होता क्या एक्चुअल में, जैसे मैं बात करूं ना, अगर से मेरे को ब्यूटेन बनाना है तो ब्यूटेन ऐसे बनेगा। जब ये टर्मिनल मिथाइल ग्रुप ऑपोजिट साइड होते हैं, जब ये टर्मिनल मिथाइल ग्रुप ऑपोजिट साइड होते हैं तो एल्केन की प्रॉपर पैकिंग होती है क्रिस्टल लैटिस के अंदर। जब ये टर्मिनल मिथाइल ग्रुप ऑपोजिट साइड होते हैं तो एल्केन की प्रॉपर पैकिंग होती है क्रिस्टल लैटिस में। इससे मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा इंक्रीज ज्यादा आ जाता है, इससे मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा सा इंक्रीज ज्यादा आ जाता है, इसी को बोलते हैं ऑल्टरनेशन। सही ना। इससे मेल्टिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट में नहीं होता, मेल्टिंग पॉइंट में होता है सिर्फ ऐसा। बॉइलिंग पॉइंट में रेगुलर इंक्रीज है, बॉइलिंग पॉइंट में रेगुलर इंक्रीज है, और बॉइलिंग पॉइंट इन सबके पानी से कम होंगे, बहुत कम। सही ना, पानी से बहुत कम होंगे। alkanes having even number of carbon atoms, they have their terminal methyl groups on opposite side, so they pack proper in the crystal lattice. Here they pack proper in the crystal lattice. Their melting point is generally higher as compared to their corresponding isomers, as compared to their predecessive and successive alkanes। पीछे वाले से जो मेल्टिंग पॉइंट का कई बार ज्यादा आ जाता है, मतलब पीछे वाले से अगर कम है ना, मान लो ब्यूटेन ले लिया मैंने, ब्यूटेन का अगर पेंटेन से कम है तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ब्यूटेन का अगर पेंटेन से कम है तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। क्लियर हुई बात की नहीं है? देखो जैसे एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, मिथेन वगैरह, मिथेन गैस है, बॉइलिंग पॉइंट तो रेगुलर इंक्रीज है, मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट तो मिथेन का अगर होगा ना 100 केल्विन के आसपास होगा। मिथेन का जो जैसे 90 केल्विन है मेल्टिंग पॉइंट। इथेन की बात करें, C2H6, ये बढ़ेगा थोड़ा सा, इवन में है 101 केल्विन के आसपास। अब बात करें प्रोपेन की, C3H8, अब अगर इंक्रीज होगा तो ज्यादा इंक्रीज होगा, कम इंक्रीज होगा? तो इसमें चेंज है यहाँ पे, सही ना, इसमें 90-92 केल्विन के आसपास का आ जाएगा। ब्यूटेन का, अब इसमें इंक्रीज ज्यादा होगा कम होगा? ज्यादा। ज्यादा। ब्यूटेन का ज्यादा होगा इंक्रीज इसमें, ध्यान रखना। अब ये 130 केल्विन के आसपास, समझ आया? यही तुम्हें बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। बॉइलिंग पॉइंट में रेगुलर इंक्रीज, क्लियर, बॉइलिंग पॉइंट में रेगुलर इंक्रीज। कोई डाउट तो नहीं है? समझ आ गया कि नहीं मैंने क्या बोला है? एल्केन्स विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैव देयर टर्मिनल मिथाइल ग्रुप्स ऑन ऑपोजिट साइड, so they pack proper in the crystal lattice, hence their melting point is greater than their odd isomers, generally greater or less decrease than their successive isomer। ये बात समझ आ गई कि नहीं सबको? ऑल्टरनेशन और ऑसिलेशन इफेक्ट, तो ये चीज ध्यान रखना, इसके अंदर इंपॉर्टेंट है ना, ये चीज याद रखना है। तो बॉइलिंग पॉइंट बता दिया, मेल्टिंग पॉइंट रेगुलर इंक्रीज है, मेल्टिंग पॉइंट में रेगुलर इंक्रीज है। और ये सेम चीज ना, मैं कार्बोक्सिलिक एसिड टॉपिक है 12th क्लास का, पहले पहले 10 के लिए, 1 to 10 एसिड्स के लिए, यानी मिथेनोइक, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, ये सब चलेंगे ना। अब ब्यूटेनोइक एसिड जो है, ब्यूटेनोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट जो है ना, ब्यूटेनोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट
ये पेंटेनोइक से ज्यादा है। ये पेंटेनोइक एसिड से क्या है ज्यादा। सेम चीज लगती है इसके अंदर भी, ऑल्टरनेशन और ऑसिलेशन इफेक्ट। ऑल्टरनेशन और ऑसिलेशन इफेक्ट। और प्रोपेनोइक से तो हो गई ज्यादा। प्रोपेनोइक C2H5 COH। पहले 10 तक ये वैलिड है, उसके बाद रेगुलर इंक्रीज। ये ऑल्टरनेशन इफेक्ट एसिड्स में भी लगता है। ये ऑल्टरनेशन इफेक्ट कहाँ लगता है, एसिड्स के अंदर भी लगता है। समझ आ गया यहाँ तक कि नहीं। क्लियर हो गया कि नहीं ये। हिमांग। सर एक बार लास्ट बार रिपीट कर दो कि वो नेट थोड़ा खराब हो गया था। मैंने बोला कि जो एसिड्स होते हैं ना कार्बोक्सिलिक एसिड, पहले 10 तक के लिए जो इवन नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाले कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो अपने ऑड आइसोमर से ज्यादा होता है दोनों से। जैसे ब्यूटेनोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो प्रोपेनोइक से भी ज्यादा होगा और पेंटेनोइक से भी ज्यादा होगा। क्लियर होगा कि नहीं है। यस सर, यस सर आ गया। ये ध्यान रखना इसके अंदर। इसी को कहते हैं ऑल्टरनेशन इफेक्ट। इसी को ऑल्टरनेशन और ऑसिलेशन इफेक्ट कहते हैं। तो अब हमने क्या कर लिया है, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन कर लिया है और फिजिकल प्रॉपर्टीज कर लिया है, एल्केन एल्कीन एल्काइन, ठीक है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज कर लिया है एल्केन एल्कीन और एल्काइन की। तो अभी यही तक करना है। कल मैं तुम्हें आगे करा दूंगा इसमें। कल इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे आगे, सही ना। कल इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे आगे, यहाँ तक पढ़ देना जो। सही है। Yes, और टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहना। टेस्ट मैं ले लूंगा, ओरल टेस्ट कभी भी ले लूंगा, और उसके लिए प्रिपेयर रहना। 2-3 दिन मैं और कराऊंगा हाइड्रोकार्बन, फिर टेस्ट चलेंगे।